सामान्य गृहिणी से पद्मश्री तक का सफर तय करना आसान नहीं था। अपने पति जिमी मगलिगन को खोने के बाद वो टूट चुकी थी, लेकिन अपने हौसले से न सिर्फ अलग मुकाम हासिल किया बल्कि सोलर पायनियर के रूप में पहचान भी स्थापित की। जैविक खेती की पक्षधर जनक पलटा को उनके अद्भुत और समाजसेवी कार्यों के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। देश के कई अहम सम्मान प्राप्त कर चुकी जनक पलटा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कठिन परिस्थितियों में रहकर कुछ सार्थक, कुछ अलग, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहती हैं। साधना न्यूज मध्य प्रदेश पद्मश्री जनक पलटा को एक ऐसी नायिका के रूप में देखता है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान की है। सफल होना और इस तरह सफल होना कि पूरे समाज में उसकी खुशबू फैले, पूरे समाज को उसका लाभ मिले, इसमें बड़ा अंतर है। इस वक्त हमारे साथ जनक पलटा जी, पद्मश्री जनक पलटा जी मौजूद हैं, जो इस बात का उदाहरण है कि वो सिर्फ सफल नहीं है बल्कि उनकी सफलता से पूरी दुनिया सुवासित हो रही है, सुगंधित हो रही है। वो जैविक खेती पर काम कर रही हैं और वो ऐसे अनेक कामों पर काम कर रही हैं जिनको समाज की आवश्यकता है। आइए खुद उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर अपने जीवन का उद्देश्य, वो क्या उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह के वो काम कर रही हैं कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और क्या कारण है कि देश विदेश के बड़े सम्मान उन्हें हासिल हुए। जनक जी, बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी महती शख्सियत हमारे साथ में है। लेकिन मैं, चूंकि आपको एक बड़ा नाम, आप हैं पद्मश्री के रूप में, आपको जानते हैं, लेकिन शुरुआत तो हम वहीं से करना चाहेंगे कि क्योंकि कहते हैं कि कोई एक ऐसा पल आता है हर व्यक्ति के जीवन में कि वहां से उसका टर्निंग पॉइंट होता है। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रोवोक किया, आपको इंस्पायर किया कुछ बेहतर करने की? ये मैं पहले अपना नाम ठीक से बता दूं, जनक पलटा मगिलिगन हूं मैं। बिल्कुल। पलटा नाम मेरे पिताजी का सरनेम है और मगिलिगन मेरा शादी का सरनेम है जी। गुरु नानक देव जी की बहन के पलटा परिवार में ब्याही थी, उस परिवार की वंशज हूँ मैं जी। और मगिलिगन मेरे हस्बैंड जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के थे। हम दोनों बहाई पायनियर हैं इंदौर में 1985 से। तो इसकी यात्रा की बात आप सुनना चाहते हैं? जी, तो बिल्कुल। इसका जो जीवन की एक, मैं अगर यूं कहूं कि मेरी आत्मा जागृत हुई जी। मैं 1964 में, मैं 15 साल की थी, मैंने स्कूल, हाई स्कूल पास किया। तो एक दिन अचानक बेहोश हो गई, तो मुझे पीजीआई, एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया। तो पता चला कि एक ओपन हार्ट सर्जरी होना है 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में, जबकि ओपन हार्ट सर्जरी होती नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा इसकी टाइम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने है, अदरवाइज उम्र इसकी 6 महीने से ज्यादा ये नहीं रह पाएगी इसके, पर हम करेंगे। तो मुझे 1 साल अस्पताल में भर्ती रखा गया। जी। लगभग 8 महीने गुजर गए। मैं रोज पूछती थी, मेरा उन्होंने स्ट्रेप्टोपेंसिलिन के 4-4 घंटे में इंजेक्शन और जैसे भी था वो रूटीन में मुझे उन्होंने जिंदा रखा। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सर्जरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी भांजी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थी, डॉक्टर सुशीला नैयर, जो विनोबा जी की और गांधी जी की डॉक्टर रही हैं। उनके पास गए, उन्होंने जाके कहा, हमारे पड़ोसी थे, कि हमारी बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है, उसका क्या भविष्य है, उसकी सर्जरी क्यों नहीं हो रही है। उस पे इंक्वायरी करके पता चला कि 14 घंटे की सर्जरी का एनेस्थीसिया देना किसी को नहीं आता है। ओहो। तो सुशीला नैयर हेल्थ मिनिस्टर ने मेरे लिए भारत के एक एनेस्थीसिस्ट जो कनाडा में थे उनको बुलाया। उन्होंने मेरी सर्जरी के लिए मुझे एनेस्थीसिया दिया और सारे एनेस्थीसिस्टों एनेस्थीसिया देना सिखाया। और
वो 14 घंटे की सर्जरी 15 घंटे की हुई। तो मैं अभी जहाँ आदमी वो अभी बेहोशी या मदहोशी में रहता है, तो डॉक्टर ने आके मुझे हाथ पे थपथपाया और कहा, जनक देखो तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल होगी, यू हैव मेड द हिस्ट्री। ये शब्द उन्होंने मुझे कहे और मेरी आंखें खोलने से पहले मैंने ईश्वर को कहा, आपने मुझे ये नई जिंदगी दी है, ये मैं आपका थैंक यू करने में लगाऊंगी। क्या बात। ये आज तक जो उसके बाद हुआ है, ये ईश्वर का थैंक यू करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और वही मैं कर। मुझे लगता है वो बीज उस दिन आपके मन में बैठ गया था, पल गया था, और वही अंकुरित होते हुए आज जो है इस तक से पहुंचा है। लेकिन जिमी जी का एक 16 साल जिमी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन में है, वो वहां से हम सुनना चाहेंगे। पर वो यात्रा 1965 से 16 साल लगे जी मेरी खोज में जी कि मुझे ईश्वर का धन्यवाद कैसे करना है जी। तो मैंने सारे देवी देवताओं, सारे गुरुद्वारे, सब सारे धर्म स्थलों पे गई, चारों धाम किए, सब जगह गई। 16 साल लगे। 16 साल के बाद मैंने बहाई धर्म ढूंढा, खोजा और मैंने उसको स्वीकार किया। वो मेरे जीवन का मार्गदर्शन, क्लियर गाइडलाइन मिल गई मुझे। और उसके बाद मेरी यात्रा, वो सारे काम होते रहे, मैं वापस ठीक हो गई, पढ़ाई करती रही, नौकरियां करती रही, सेवा करती रही। वहीं से मैंने सेवा काम, पहला काम ये था कि अस्पताल में बैठना और लोग मुझे देखने आते थे कि ये बच गई है ओपन हार्ट से, अब हम करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने वहां जो दृष्टिबाधित लोग थे उनके साथ रीडर राइटर का काम करती थी। फिर मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती थी जो पढ़ नहीं पाते थे। मैं कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं गई, पर अपनी पढ़ाई सेवा करते करते प्राइवेट एग्जाम देती थी, बीए की, एमए इंग्लिश की, पॉलिटिकल साइंस की, संगीत विशारद किया, एमफिल किया, कॉलेज में पढ़ाया, हाई कोर्ट में नौकरी की, ट्रांसलेटर की, यूनिवर्सिटी में फिर रिसर्च फेलो रही। तो रिसर्चर की कैपेसिटी में मैंने पूरा भारत में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गई। होम मिनिस्ट्री के साथ एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का काम था, तो मैंने भारत के बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के काम किया, जिसमें से एक काम था, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे सांप्रदायिक। इंदौर में भी चंदगीराम पहलवान के टाइम पर दंगे हुए थे। उन दंगों का अध्ययन करने में इंदौर आई थी। अच्छा। मैं रेजिडेंसी कोठी के 8 नंबर कमरे में स्टेट गेस्ट थी। ये कब की बात करी, किस सन की बात? ये 1984 की बात है। और उसका एक यहाँ की शुरुआत जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार को गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री आई, उस शाम की बात है। मैं बाबूलाल बाहिती जी की इंटरव्यू कर रही थी क्लॉथ मार्केट में, एकदम शटर गिरे, मिलिट्री आ गई, कर्फ्यू लग गया, कैसे भी मैं वापस ऑटो में पहुंची। तो बहाई सेंटर पर मैंने बहाई होने के नाते जिस शहर में 2-3 महीने मुझे महीना रहना था, मैं एक पोस्ट कार्ड लिखती थी कि मैं यहाँ हूँ, 6 बजे के बाद कोई कार्यक्रम हो तो मैं भाग लेना चाहूंगी, जैसे सत्संग है या कोई है। तो उसी टाइम एक बहाई बुजुर्ग मिस्टर वजदी, वो जीप लेके मुझे रेजिडेंसी लेने आ गए। मैं वहां पहुंची तो वहां किसी बच्चों की एक शादी हो रही थी और मैडम वजदी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड थी। टाटपट्टी पे हम लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं दोना पत्तल पे। मैंने उन्हें पूछा, ये सारी जमीन इतनी सारी, ये बहुत बड़ी 6 एकड़ जमीन थी, क्या इस पे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला, we are waiting for somebody like you. If you come here, we want to start a institute for tribal women. हमारे पास कोई नहीं है, तुम आ जाओगी तो we will do wonders. जी। एक मेरी अपॉइंटमेंट ले रखी थी, सुमित्रा ताई डिप्टी मेयर थी जी। उनसे उनका इंटरव्यू लेने गई। ये कर्फ्यू लग गए थे, 2-4 दिन लेट हुआ, थोड़ा ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा, नंदलालपुरा में उनके पास पहुंची, उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे आज अचानक उज्जैन जाना, राजमाता आ रही हैं सिंधिया, महिलाओं का बहुत बड़ा कार्यक्रम है उज्जैन, तुम कार में बैठ जाओ और वापस
इंटरव्यू ले लेना, वापस आ जाएंगे। मैं आई तो कार में उतरने से पहले ताई ने क्या देखा क्या जाना, उन्होंने कहा सुनो तुम इंदौर आ जाओ, ऐसी महिलाओं की बहुत जरूरत है यहाँ, ऐसी लड़कियों की। तीसरा इंटरव्यू मैंने लिया निरंजन जमींदार साहब, बड़ा रावला के मालिक जी। उनका परिचय जयंत भाई जो ताई के हस्बैंड थे, उन्होंने वो काला डायल वाला घुमाया फोन, मेरा अपॉइंटमेंट उनके साथ ले दिया। तो अगले दिन उनके रावला में उन्होंने बहुत बड़ी उनकी लाइब्रेरी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, लाइब्रेरी बड़ी देखी है, वहाँ उन्होंने लाइब्रेरी दिखाई और सब दिखाया। जेपी मूवमेंट के थे, मेरी इंटरव्यूज हो गई सबकी, लेकिन चांदी की थाली में उन्होंने मुझे मेरी मेहमान नवाजी की, बर्तन रखे, हाथ अपने हाथ से धुलाए जमींदार साहब ने। सारे इंटरव्यू के बाद वो कहने लगे हमारे यहाँ ऐसी इतनी इंडिपेंडेंट यंग एज में इतनी अकेले काम करने वाली महिलाएं नहीं है, व्हाई डोंट यू कम टू इंदौर। दूसरा ऑफर था आपको? तीसरा ऑफर था। तो ये मेरी, मैं प्रभु इच्छा बोल के चले गए। मेरे को एक मिसेस जीना सोली सुराब जी, बहाई काउंसलर हमारे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोली सुराब जी की वाइफ, उन्होंने दिल्ली बुलाया, कहा इंदौर में आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना है, 3 लाख फंड आ गए हैं गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट में, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। तो मुझे ये समझ आ गया बस ये कॉल है मेरे लिए। मैंने रिजाइन किया जॉब से, अपने माता पिता से, वो बहुत लंबी स्टोरीज है, पर उनसे आशीर्वाद लिया। मैं इंदौर 1 जून 1985 को आ गई, और मेरा काम था एक बहाई पायनियर जो जाके वो काम करता है जो पहले सेवा का काम किसी ने नहीं किया। तो मैं बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की शुरुआत करने आई, जब वहां दीवार नहीं थी, जब वहां बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, टेम्पो नहीं जाते थे, रोड नहीं था, और मैंने 3 साल वहां अकेले रह के वो काम शुरू किया। और जिमी मगिलिगन एक यूके के बहाई पायनियर, ब्रिटिश बहाई पायनियर भी 2 तरह के बहाई पायनियर होते हैं, एक भारत के होम फ्रंट पायनियर, यहीं के लोग कहीं मंदिर देवा कमल मंदिर पे सेवा देने जाएंगे, और एक किसी दूसरे देश जहां भी आपकी जरूरत हो। तो वो 3 साल के बाद वो आए। तो मेरी यात्रा में जो सबसे बड़ी बात हुई कि मैंने झाबुआ जिले के 302 गांव में नारू की बीमारी थी, जिसको, जैसे अभी ये वायरस फैला है कोरोना का, जी हाँ, नारू भी एक वक्त ऐसा ही फैला था, ये नारू का वायरस था, नारू था। तो उसमें से नारू मुक्त करने में लोगों को, मैंने पैदल जाती थी, कोई फंडिंग नहीं ली थी, और मुझे आदिवासी गांव में लड़कियों को कांटेक्ट करना था, तो दोनों काम मेरे साथ साथ चलते रहे। झाबुआ 302 गांव से नारू मुक्त हुआ, आदिवासी लड़कियां आने लगी यहाँ, जिमी आ गए, शादी हो गई, हमारे माता पिता ने हमारी शादी की। तो वहां एक पहले ऐसा कैंपस बनाया, जो नारू मुक्त होने के बाद मुझे यूएनईपी ने बुलाया पहले पृथ्वी सम्मेलन में, अर्थ समिट, जिसका अभी आगे चलता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, और अभी पेरिस में हो रहा है, कभी ये ग्लासगो में हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। उस वक्त कहाँ बुलाया आपको? वो ब्राजील में हुआ। भूमि सम्मेलन आज तक एक ही हुआ है। उसमें मुझे बुलाया गया नारू मुक्त करने के लिए, सम्मान देने के लिए, ग्लोबल 500 रोल। तो मैं वहां से समझ के आई कि पूरे विश्व का पर्यावरण हम लोगों ने कैसे बर्बाद किया है, और मैं समझ के आई कि जो परिभाषा थी उसकी, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द था तब होगी जब एनवायरनमेंट को, पूरी अर्थ और उसका एनवायरनमेंट संभालेंगे। और एजेंडा 21 था, महिलाओं के साथ रिलेटेड था। तो मैंने
2 संकल्प लेके आई थी। जी। मेरे जीवन में मैं ऐसा जीवन जीऊंगी जिसमें पर्यावरण का कोई हनन ना हो। जी। 0 वेस्ट कैंपस बनाना है, उगा के खाना है, केमिकल मुक्त जीवन जीना है। तो मेरे साथ जिमी थे जिन्होंने उस कैंपस को वैसा बनाया। फिर वहां एक परिभाषा ये थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसा करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। मैंने आके क्वेश्चन पूछना शुरू किया लोगों से, अभी जितना पानी चाहिए है 1992 की बात आई है, नहीं है। क्लीन एयर नहीं है। राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, नर्मदा और सब ये कचरा प्रदूषण, ये सब कोयले से बिजली बनती है, सब कॉन्शियसनेस हो गई। तो हम सोलर कुकर, सोलर बिजली, सोलर से करेंगे। तो मैंने वो परिभाषा बदली, उसको फिर से परिभाषित किया भारतीय पद्धति से। पहली है विश्व का कल्याण करना होगा बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली फ्रॉम माई सेल्फ। मैं शुरुआत करती हूँ और फिर मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, फिर जिसको मेरे से देखना है वो फॉलो करे। तो मैंने जो 26 साल में 500 गांव की वो जो लड़कियां सीख के गई 6000, वो एक एक लड़की ये मॉडल बन के अपने अपने गांव में गई और उन्होंने अपने गांव में पानी बचाना है, खेती ऑर्गेनिक करनी है या जो भी पर्यावरण बचाने का काम, वो एक एक अपने अपने गांव में एक बरली शब्द जो है वो आदिवासी घर का बीच का खंबा है। अच्छा। जिस पे छत टिकी है, घर टिका है, तो मैंने महिला को बरली माना है। तो हर लड़की अपने गांव में जाके बरली बनी। तो वहां एक आदिवासी एरिया से आंदोलन चला है। उसके बाद मेरा जीवन ऐसा हो गया, वो कैंपस ऐसा हो गया, फिर मेरे को लोग बुलाने लगे देश में, प्रदेश में। जनक जी, इस यात्रा थोड़ा सा अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें, जिमी जी के साथ में आपका कितना समय बीता? जिमी जी की मेरी 23 साल की जो भौतिक जीवन है जी, वो 23 साल का था जी। लेकिन 23 साल में हम दोनों एक पक्षी के 2 पंख थे बिल्कुल, जो एक दूसरे की शक्ति से, सांझी शक्ति से उड़ते थे जी। और चलते थे जी। और उनके हाथ में ये सारे गुण थे जी। कि वो सारा कुछ टेक्निकली कर सकते थे। मैं प्रशिक्षण और सिखाना, जैसे सोलर किचन सबसे पहला सेंट्रल इंडिया का बनाया उन्होंने। लेकिन इसमें एक ऐसा पल आया था, एक ऐसा समय आया था, जिमी जी की असामयिक की मौत हुई। हाँ। और उसके बाद में आप बहुत लंबे समय तक विषाद में, निराशा में रही, ऐसा था? फिर कैसे उभरी? हाँ, ऐसा था कि मुझे 2007 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ जी। और मेरी 4 सर्जरीज कैंसर की हुई। पर उससे पहले भी मैंने सारे संस्थान के सोसाइटी के नियम बनाए थे, एनजीओ के, जिसमें लिखा था 62 साल में रिटायर हो जाना है जी। तो मैंने तय किया हुआ था कि 2010 में हम ये छोड़ के चले जाएंगे जी। लेकिन संस्था के मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, आप उनको ढूंढ लो जिसको यहाँ लाना चाहती हो, फिर तुम्हें छुट्टी देंगे हम। तो वो छुट्टी देने के दिनों में ये प्लान किया कि अब जाके हम रहेंगे कहाँ। यूके में भी घर था, नॉर्दर्न आयरलैंड में, चंडीगढ़ में भी घर था। जिमी ने और मैंने तय किया कि हम किसी गांव में जाके रहेंगे, छोटी जमीन लेके, जिसमें वो सब जीवन जिएंगे जो हम सिखाते आए हैं। वो हम खुद जिएंगे। वो अब हम खुद, हर लड़की को 6 महीने के वो दीक्षांत समारोह में कहते थे जो सीखा है वो कहते थे मेरे गांव में जाके करूंगी। अब 26 साल के बाद हमारी बारी है, हम जाके करेंगे। तो हमने सनावदिया में आधा एकड़ जमीन है, उसमें एक घर बनाया जिमी ने। वो घर अपने हाथ से बनाया, पर घर बनाने से पहले वहां लाइट नहीं थी, तो उन्होंने अपने हाथ से सोलर और विंड पावर बना के एक पावर स्टेशन बना के 19 स्ट्रीट लाइट दी 50 आदिवासी परिवारों को। तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करना शुरू किया और हम वो घर बना लिया 10 महीने में। और मैं अभी रिटायरमेंट की डेट थी, उससे रिटायरमेंट की डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, लेकिन कुछ दिन बाद ही 4 अप्रैल 2011 को हमारा एक्सीडेंट होता है। 1985 में आके मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया। एक्सीडेंट में मैं भी साथ में थी, मैं भी बची, लेकिन वो 17 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो 17 दिन मैं केवल उनके साथ आईसीयू में उनके साथ रही और मैंने सब मेरे हाथ से उनको विदा किया। लेकिन मेरी एक प्रशिक्षित लड़की आदिवासी अलीराजपुर की, उसने तय किया हुआ था कि जिस दिन आप जाएंगे हम साथ में जाएंगे। वो आपके साथ में आज तो उसका घर ऊपर, उसी घर में उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, तो साथ में हम शिफ्ट हुए। लेकिन गांव में कुछ नहीं था वहां आसपास तब। तो मेरे लिए अब 3 चैलेंज थे। मुझे खुद को कैसे सस्टेन करना है, मेरी सस्टेनेबल डेफिनेशन की दूसरा भाग बच गया। एक ये था कि विश्व का कल्याण करना होगा, दूसरी है समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से जीना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो अब मुझे मेरे साथ, ये लोगों के साथ, फिर एक गाय का बछड़ी पाल के, फिर पक्षियों के साथ, पौधों के साथ, ये सब इकट्ठा शुरू हुआ। तो मेरे को शक्ति ईश्वर ने दी। जिमी की शक्ति थी, प्रार्थनाएं थी मेरे पास। तो हम दोनों ने यह भी तय किया था कि अपने बच्चे नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि संस्थान मेरा बच्चा है, वो लड़कियां मेरे बच्चे हैं। तो वो ये सारी बातें थी। पर फिर वहां जाने के बाद समर्पित जीवन का किया आपने? नहीं, मेरा तो ईश्वर को थैंक यू, कोई समर्पण, कोई सेवा, कुछ ऐसा मेरा नहीं है कि मैंने ये किया है। मेरा हर पल केवल ईश्वर से धन्यवाद है। तो वहां आने के बाद फिर ऑर्गेनिक खेती, वहां पर हम आधा एकड़ पे गाय आधारित खेती करते हैं, अपना उगा के खाते हैं। नमक, तेल, गुड़, चाय पत्ती के अलावा 11वां साल हो गया बाजार से कुछ नहीं आता। यही आपका, इस पर हम बात करना चाह रहे थे कि ये आज के समय में जब हम, पूरी दुनिया जो है वो भौतिक हो चुकी है, बाजार पे डिपेंडेंट हो गई है, मतलब हर घर और बाजार एक हो गया है। ऐसे में आप सब कुछ अपना करती हैं, मतलब आप, पानी भी आपका है, बिजली भी आपकी है, आप 2 या 3 चीज जो आप बता रही हैं कि शक्कर शायद आप बाहर से लाती हैं, तेल आप शायद बाहर से लाती हैं, अभी गांव में लग गई घानी, अभी वो भी हो गया। तो आप ये कैसे कर पाती, क्या ये संभव है हर व्यक्ति के लिए, क्या ये पॉसिबल है? अब अगर 11 साल में मेरी गैस की टंकी 2 साल 5 महीने में बदलती है जी, और मेरे जीवन में कचरा दान नहीं है जी, ठीक है, और ये सिंपल बात है, कपड़े का थैला रखना है, जी, जी, पानी की बोतल रखनी है, बिस्लरी नहीं पीना, डिस्पोजेबल यूज नहीं करना, क्या मुश्किल है? क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कारण नहीं, ईश्वर के साथ एक वायदा है जी। नहीं, आप कर रही हैं, ये आपकी ताकत है, और आप तो उदाहरण भी हैं। पर बहुत लोग कर रहे हैं। आम आदमी को कैसे समझाया जाए ताकि वो इसको, आप जिसके आदर्शों को, देखो, मेरे को तो, मैं उपदेशक नहीं हूँ जी। मेरे जीवन को लोग आके देखना चाहते हैं, सीखते हैं। मैंने वहां रहते हुए 86,000 स्टूडेंट्स तैयार, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वहां आते हैं। मैं फ्री ट्रेनिंग देती हूँ, आके देखते हैं। और देखने के बाद अब वो बच्चे मेरे से सीख के, आईआईटी के बच्चे, मेडिकैप्स के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, वो उस दिशा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टार्टअप है। आपको लगता है बच्चों को तैयार किया जाए तो शायद भविष्य उज्जवल है? बच्चे, यूथ, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, गांव के बच्चे, उन पर काम किया। एक भाग तो ये है। दूसरा है आध्यात्मिक शिक्षा कि प्राणियों में सद्भावना से रहना है जी, जो भारत की। लेकिन इतना फर्क है कि हम लोग सारी उम्र कहते रहे हैं, पंडित जी बोलते थे विश्व का, हम बोलते थे कल्याण हो जी, दूसरा बोलते थे प्राणियों में सद्भावना हो, पर करना है, मुझे करना है। एक आरती करते रहे सारी उम्र, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरे अर्पण, देना कुछ नहीं, ना तन ना मन ना धन। झूठ बोलते हैं दिया बत्ती करके। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, वो भी विषय विकार भी आप हटाओ, मेरे दारू मुझे पीना, भगवान आप हटाओ जी। ऐसा क्या संभव कैसे होगा? एक संक्षेप में संदेश आप, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से यदि जाएगा
तो उसका बहुत महत्व होगा। कैसे इंदौर छठी बार स्वच्छ होने की तरफ दिशा में बढ़ रहा है, हम इंदौर से ही शुरुआत करें, अपने आप से ही शुरुआत करें। हम क्या करें कि हम लगातार इस ढंग से स्वच्छ बने रहें, पर्यावरण हितैषी बने रहें? मुझे लगता है वही दो ही बातें हैं जी। कि हम सब ये समझ लें, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, और पहले तो हमारा शरीर कचरादान नहीं है कि जो मर्जी डालते जाओ इसमें। बॉडी को, अपने शरीर को कचरादान नहीं बनाना है। हमें अपने घर को कचरादान नहीं बनाना, अपने गांव को कचरादान नहीं बनाना। और जीवन का उद्देश्य भगवान ने हमें भेजा है इंसान बना के कि हमें सब प्राणियों की संरक्षण करना केवल हमारी जवाबदारी है। तो क्या हम इस दुनिया में कचरा फैलाने के लिए आए हैं? और कचरा दो प्रकार का है, प्रदूषण भी दो प्रकार का है, आत्मा का और बाहर का। अंदर से निकलता है। अब कोई समय ईश्वर के साथ बैठे, उसकी बात पे ध्यान लगाएं, आपने मुझे भेजा है, मुझे क्या करना है, कुछ समय जीवन में उसके साथ बिता के समझ के करेंगे तो होगा। हम इंसान हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ी बात, मुझे बार बार जिंदगी ईश्वर ने दी है, और मैं 73 साल, हर साल जितने साल की होते केवल पेड़ लगाती हूँ धन्यवाद देने के लिए, और सबको ये सिखाती हूँ भाई जीवन को कचरा दान मत बनाओ, शादी का कचरा मत करो, बर्थडे में कचरा ना करो। कैसे पुराने जमाने में सब चीजें सुंदर थी, सब सिंपल थी। अपने घर का खाना खाओ, केमिकल युक्त जीवन मत जियो, केमिकल मुक्त, रसायन मुक्त, प्रदूषण मुक्त, और प्रेम और शांति, और वो जो हमारी भगवत गीता में लिखा है, हमारे लिए सात्विक भोजन बना है। जैसा भोजन खाएंगे वैसे विचार होंगे, जैसे विचार है वैसे कर्म होंगे, कर्मों पे संयम रखने को रखा है। अब हमें संयम तो पता ही नहीं क्या करना है। पर मुझे लगता है कि आपको जान लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, आपको समझ लिया जाए, तो शायद बहुत सारी बातें व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन शुरुआत उसे अपने आप से ही करनी होगी। आप हमारे बीच में आई, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। तो जनक पलटा मगेलिगन, काश कि हम इनके विचारों को समझ जाएं, काश कि हम इनके जीवन को समझ जाएं, काश हम ये समझ जाएं कि हम भी मनुष्य हैं और हमारे आने का उद्देश्य क्या है। यदि हम इस बात को समझ जाएंगे तो शायद हमारे अंदर भी कहीं जनक मगेलिगन जो है उनका एक तत्व पैदा हो जाएगा, और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, इस मानवता को सार्थक कर पाएंगे, और समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे जिस तरह से जनक पलटा मगेलिगन दे रही हैं। बहुत सारा धन्यवाद।